कम्युनिकेशन। ये सिर्फ इंसानों में या दूसरे जानवरों के बीच नहीं होता, ये हमेशा हमारे चारों तरफ चलता रहता है, जिसका हमें कभी एहसास भी नहीं होता। जरा सोचिए, आप एक जंगल के बीच में खड़े हुए हैं जहां पेड़ पौधे, छोटे छोटे कीट पतंगे और कई तरह के जानवर सभी एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। लेकिन वो क्या बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, और सबसे जरूरी बात यह है कि आखिरकार उन्हें लगातार आपस में बात करने की क्या जरूरत है। जैसे गिरगिट अपना रंग बदल देते हैं और डॉल्फिन्स एक दूसरे को नाम से बुलाती हैं, बल्कि पेड़ भी अंडरग्राउंड मैसेजेस भेजते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी अगर मैं आपसे ये कहूं कि जानवरों का कम्युनिकेशन सिस्टम हमारी इमेजिनेशन से कहीं ज़्यादा ऊपर है। नेचर के ये जो कम्युनिकेशन कोड्स हैं, ये हमारे बीच लाखों सालों से हैं और हम इतने मॉडर्न होने के बावजूद भी इसे समझने के लिए अभी सिर्फ शुरुआत ही कर पाए हैं। इस कम्युनिकेशन सिस्टम को और कोड्स को हमने अभी सिर्फ समझना शुरू किया है। फिलहाल ये क्रेडिट एआई को देना चाहिए और इसके पीछे की वजह क्या है आगे चलकर आपको इस वीडियो में खुद समझ आ जाएगा। और साथ ही अगर आपको इस कम्युनिकेशन मिस्ट्री के बारे में डिटेल में जानना है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। यकीन मानिए आपको बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। कम्युनिकेशन का बहुत ही आसान मतलब है जहां हम एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं, फिर चाहे वो किसी इंसान के मुंह से बोली गई वोकल साउंड हो, कोई केमिकल सिग्नल हो, किसी बॉडी मूवमेंट के इशारे हो या फिर किसी वाइब्रेशन का यूज किया गया हो। हर एक जीव कम्युनिकेशन का यूज अपने सर्वाइवल के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए या फिर अपने एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट होने के लिए करते रहते हैं। वैसे क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जानवर बिना कुछ बोले ही अपनी सराउंडिंग के बारे में इतना कुछ कैसे जान लेते हैं? कम्युनिकेशन की शुरुआत इंसानों से नहीं, बल्कि जब धरती की शुरुआती दौर में लाइफ की शुरुआत हो रही थी तब से ही कम्युनिकेशन हम सभी के बीच मौजूद है। शुरुआती दौर में पहले केमिकल सिग्नल से ग्रुप बिहेवियर को कोऑर्डिनेट किया जाने लगा और इस टेक्निक को यूज करने वाले सबसे पहले जीव बैक्टीरियाज थे, जिसे कोरम सेंसिंग कहा जाता है। इस सिस्टम से वो अपनी पॉपुलेशन डेंसिटी को कंट्रोल कर सकते थे और वो ये टेक्निक आज भी यूज करते हैं। और समय के साथ साथ जैसे जैसे कम्युनिकेशन में डेवलपमेंट होती चली गई, ये और ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनता गया। मछलियों ने साउंड्स के साथ, रेप्टाइल्स ने बॉडी मूवमेंट और बर्ड्स ने वोकल साउंड के साथ बातचीत करना शुरू कर दिया। और तब से लेकर आज तक बहुत से ऐसे जानवर हैं जिनका कम्युनिकेशन सिस्टम अपने आप में बहुत यूनिक है, जिनमें से एक है राइनो। राइनो अपने कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए डंग मिडेन टेक्निक का यूज करते हैं। दरअसल राइनोज एक जगह पर ही अपना गोबर निकालते हैं, फिर चाहे उनका एरिया भले ही एक दूसरे से अलग क्यों ना हो, लेकिन उनका एक कॉमन एरिया होता है जहां पर वो अपना गोबर निकालते हैं। ये एक तरह का कम्युनिटी वॉशरूम होता है। इससे अब जो भी राइनो वहां आएगा वो दूसरों का गोबर सूंघकर बहुत सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, जैसे उसके बाकी दूसरे साथियों की एज क्या है, उनका जेंडर क्या है, उनका रिप्रोडक्टिव स्टेटस क्या है और इवन उनकी हेल्थ कैसी है, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि कहीं कोई प्रिकॉशंस लेने की जरूरत तो नहीं है। ये एक तरह का सेंट्रलाइज्ड कम्युनिकेशन सिस्टम है। जिस तरह हम सर्वर का यूज करते हैं, राइनोस उसी तरह नेचुरल सर्वर सिस्टम बनाकर एक दूसरे के साथ अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं। और चिंपैंजीज साइन लैंग्वेज का यूज करते हैं। एक स्टडी से पता चला है कि मंकीज ने हर तरह के अलग अलग शिकारियों के लिए अलग अलार्म कॉल्स डेवलप किए हैं, जैसे लेपर्ड्स, ईगल्स और स्नेक के लिए अलग अलग अलार्म सिग्नल्स होते हैं। डॉग्स भी इंसानों के डर और एक्साइटमेंट को अपनी नाक से सेंस कर सकते हैं, क्योंकि वो कम्युनिकेट करने के लिए अपनी नाक पर सबसे ज्यादा रिलाय करते हैं। मैंने वैसे डॉग्स के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, उसमें आपको डॉग्स के बारे में हर चीज मिल जाएगी। जबकि हाथियों की बातचीत का ढंग कुछ और ही तरीके का है। हाथी जंगल का सबसे बड़ा जानवर है और उनके कम्युनिकेशन का तरीका भी उनके साइज की तरह ही है। वो इंफ्रासाउंड्स का यूज करते हैं। इंफ्रासाउंड्स कम फ्रीक्वेंसी वाली साउंड वेव्स होती हैं जो लंबी दूरी तक पहुंच सकती हैं। हाथी मीलों दूर अपने झुंड के साथ बातचीत करने के लिए इसका यूज करते हैं। लेकिन हाथियों के पास कम्युनिकेशन का सिर्फ यही तरीका नहीं है। वो अपने पैर जमीन पर पटकते हैं, जिससे सिस्मिक सिग्नल्स को दूर तक भेजा जाता है। इससे वो मीलों दूर होने के बावजूद भी एक दूसरे को किसी खतरे की चेतावनी देते हैं।
या फिर पानी का सही ठिकाना पूछना हो तो ये उनके लिए बहुत ही आसान तरीका है। गिरगिट अपना रंग बदलकर कम्युनिकेट करता है। इसका यूज वो अपने मूड का सिग्नल देने के लिए या अपने राइवल्स को चेतावनी देने के लिए करते हैं। एक सिंगल साउंड के बिना इंफॉर्मेशन देना भी अपने आप में बहुत ही यूनिक और इनक्रेडिबल तरीका है। पूरे एनिमल किंगडम में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग कम्युनिकेशन बर्ड्स का होता है। उनके सॉन्ग्स काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं जिन्हें बहुत से तरीकों से यूज किया जाता है। चाहे फिर वो अपनी टेरिटरी को दिखाना हो, किसी फीमेल फ्रेंड को इम्प्रेस करना हो या फिर अपना हुनर दिखाना हो, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीकों से आवाज निकाली जाती है। लेकिन कुछ पक्षी इस कम्युनिकेशन सिस्टम को एक अलग ही लेवल पर ले जा चुके हैं। जैसे लायरबर्ड नकल करने में माहिर होते हैं। ये दूसरे पक्षियों की या किसी दूसरे जानवर की एग्जैक्ट सेम आवाज निकाल सकते हैं। यहाँ तक कि वो मैन मेड नॉइज की भी नकल कर सकते हैं, जो बहुत ही हैरान करने वाला है। जैसे किसी चेनसॉ की आवाज निकालना या फिर किसी कैमरा शटर की हूबहू आवाज निकालना इनके लिए खेल की तरह है। इस नकल से उन्हें अपने एनवायरनमेंट में घुलने मिलने में मदद तो मिलती ही है, साथ ही उनकी इंटेलिजेंस का भी पता चलता है। कम्युनिकेशन सिर्फ एनिमल और बर्ड्स तक लिमिटेड नहीं है, पेड़ों का भी अपना ही सिस्टम चलता है। जंगलों में पेड़ एक अंडरग्राउंड नेटवर्क की मदद से एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, जिस नेटवर्क को फंगस से बनाया जाता है। इस नेटवर्क को वुड वाइड वेब कहा जाता है। इस नेटवर्क की हेल्प से पेड़ आपस में न्यूट्रिएंट्स को शेयर करते हैं या अगर कभी कीटों के हमले की जानकारी देनी हो तो एक दूसरे को चेतावनी देते हैं। यहाँ तक कि पेड़ इस वुड वाइड वेब से अपने पड़ोसियों की चोटों से उबरने में हेल्प भी करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, जब भी किसी पेड़ पर कीड़ों का हमला होता है तो ये पेड़ केमिकल सिग्नल्स छोड़कर बाकी दूसरे पेड़ों को चेतावनी देता है। फिर ये पेड़ अपनी सुरक्षा के लिए डिफेंसिव कंपाउंड्स रिलीज करना शुरू कर देता है। वैसे पेड़ इस कम्युनिकेशन का यूज लाखों सालों से करते आ रहे हैं और सोचिए हम अब जाकर इन्हें नोटिस करने लगे हैं। अब बात करते हैं ओशंस की, जहां वेल्स साउंड की मास्टर्स होती हैं। इनके गाने पानी के अंदर कई सैकड़ों मीलों तक का सफर कर सकते हैं, जहां से एक वास्ट कम्युनिकेशन नेटवर्क को तैयार किया जा सकता है। वेल्स इन गानों से अपने नए साथी की खोज करती हैं और अगर कभी एक साथ कोऑर्डिनेट करके शिकार करना हो तो इन्हीं गानों से एक दूसरे के साथ बातचीत भी करती हैं। यहाँ तक कि ये भी देखा गया है कि ये ऐसे ही सॉन्ग से एक दूसरे को न्यू बिहेवियर्स भी सिखाती हैं। कुछ प्रजातियां जैसे हम्पबैक वेल्स बड़े अजीब म्यूजिक क्रिएट करती हैं, जो समय के साथ साथ इवॉल्व होते जा रहे हैं, क्योंकि ये म्यूजिक कई पीढ़ियों से आगे बढ़ता जा रहा है, जिसमें नए चेंजेस आते गए और अब ये इनका एक कल्चरल ट्रेडिशन बन गया है। हाल ही में कुछ रिसर्चर्स ने ये पाया है कि कई बार डॉल्फिन्स और वेल्स जब एक छोटे से एरिया में एक साथ कोऑर्डिनेट करके शिकार करती हैं तो इन दोनों प्रजातियों ने एक थर्ड टाइप ऑफ कम्युनिकेशन डेवलप कर लिया है, क्योंकि इन दोनों का अपना अपना कम्युनिकेशन सिस्टम है जो दूसरे की समझ से बाहर है। और कोऑर्डिनेट को स्मूथ और इफेक्टिव बनाने के लिए इन दोनों ने एक थर्ड टाइप ऑफ लैंग्वेज तैयार कर ली है, जो बात सच में ही हैरान करने वाली है। क्या आपको पता है कि डॉल्फिन्स एक दूसरे को नाम से बुलाती हैं? ये बहुत से तरीके की आवाजें निकाल सकती हैं और इनके साउंड पैकेट्स को बर्स्ट पल्स कहा जाता है। साइंटिस्ट का मानना है कि हर एक बॉटल नोज डॉल्फिन की एक यूनिक पिच विसल होती है, जिसे सिग्नेचर विसल कहा जाता है, जिससे उन्हें पहचाना जाता है। इलेक्ट्रिसिटी का यूज सिर्फ इंसान करते हैं, ये कहना गलत होगा। नेचुरल वर्ल्ड में कुछ जानवर ऐसे हैं जो अपने कम्युनिकेशन और नेविगेशन के लिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक ईल्स और मछलियों की कुछ प्रजातियां इस यूनिक मीडियम के मास्टर्स हैं। वो इलेक्ट्रिकल फील्ड्स जनरेट करती हैं, जिसके यूज से वो अपनी सराउंडिंग्स को सेंस कर पाती हैं और कभी शिकार करना हो तो उसमें उन्हें मदद मिल जाती है। यहाँ तक कि एक दूसरे के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रिकल फील्ड्स का यूज किया जाता है। ये इलेक्ट्रिक सिग्नल्स बहुत स्पेशलाइज्ड होते हैं, जिनकी अपनी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है, मानो जैसे इनका अपना पर्सनल रेडियो स्टेशन है। इलेक्ट्रिक फिश जैसे नाइफ फिश और इलेक्ट्रिक ईल्स को जब सिर्फ कम्युनिकेट करना है तो ये लो वोल्टेज पल्स का यूज करती हैं। जबकि शिकार करना हो या किसी शिकारी को दूर भगाना हो तो उस वक्त हाई वोल्टेज पल्स का यूज किया जाता है। सोचिए, नेचर हजारों सालों से इलेक्ट्रिक पल्स का यूज कर रही है, तब तो इंसान इसके बारे में समझना तो दूर, ये उसकी सोच से भी ऊपर था। जिन तरीकों से आज तक हम एनिमल कम्युनिकेशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं
उन तरीकों को अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस धीरे धीरे बदल रहा है। डॉल्फिन्स की सीटी से लेकर व्हेल्स के गाने तक कॉम्प्लेक्स एनिमल साउंड्स को डिकोड करने के लिए रिसर्चर्स एआई की मदद ले रहे हैं। एआई ये समझने में मदद कर रहा है कि इन साउंड्स का क्या मतलब हो सकता है, फिर चाहे वो इंडिविजुअल नेम्स हो या फिर कोई शिकारी रणनीति की बात हो रही हो। एआई का यूज करने पर अब हमें समझ आ रहा है कि जानवर अपने कम्युनिकेशन नेटवर्क में हमारी इमेजिनेशन से कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट है। कुछ रिसर्चर्स का तो ये मानना है कि आने वाले समय में इंसान एआई की मदद से जानवरों के साथ उनकी ही भाषा में बात कर पाएगा। वैसे क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि इंसान अपने पालतू डॉग या डॉल्फिन्स के साथ बात कर रहा हो और चीजों को और ज्यादा बेहतर तरीके से काफी कम समय में ही समझ भी पा रहा हो। और एआई हर रोज इस पॉसिबिलिटी को रियलिटी की तरफ ले जा रहा है। सबसे छोटे बैक्टीरिया से लेकर सबसे बड़ी व्हेल्स तक कम्युनिकेशन एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, चाहे वो फिर साउंड हो, सेंट हो, कोई कलर हो या फिर कोई अंडरग्राउंड नेटवर्क हो। इस धरती पर मौजूद हर एक जीव का अपना कम्युनिकेशन नेटवर्क हजारों सालों से चलता आ रहा है। जैसे जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है, हम अभी तक सिर्फ ये समझ पाए हैं कि ये जीव क्या कह रहे हैं, और जितना ज्यादा हम इन्हें सुनेंगे उतना ज्यादा ही हम अपने आसपास की दुनिया के बारे में और ज्यादा सीखेंगे। आपको कौन सी एनिमल कम्युनिकेशन सबसे बढ़िया लगी, और अगर कभी मौका मिले तो आप किस एनिमल कम्युनिकेशन को सीखना पसंद करेंगे? अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या इस वीडियो से आपकी नॉलेज में थोड़ा सा भी वैल्यू एडिशन हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और ऐसी वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।